दो तीन दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से बीटीटीएच का ये पार्ट थोड़ा लेट हो गया, जिसके लिए सॉरी। वैसे पिछले पार्ट में जियान और उसके दोस्तों की मुलाकात एक फीमेल डेमोनिक पाइथन बीस्ट से हुई थी। इस तरह के बीस्ट किसी कल्टीवेशन के पावरफुल सोर्स वाली जगह पर ही रहते हैं, इसलिए जियान उस सोर्स का पता लगाने का फैसला करता है, जिससे कि वो पहले लेवल को इंक्रीज कर सके, जिसमें बाकी सभी भी उसकी मदद करते हैं। वो उस लेक के पास पहुंच गए थे, जिसके पास उस बीस्ट का घर है। हालांकि वो बीस्ट जियान को इतनी आसानी से लेक में नहीं जाने देगा, इसलिए ये उससे लड़ने का फैसला करता है। जियान ने अपनी टेक्निक्स की मदद से उसे कमजोर किया और बाद में किंग लिन ने अपनी स्पेशल टेक्निक की मदद से उसे कंट्रोल कर लिया। वो ऐसा ज्यादा देर तक नहीं कर सकती थी, इसलिए जियान को अपनी कल्टीवेशन जल्द से जल्द पूरी करनी होगी। जियान ऐसा कहकर सीधा लेक में चला गया। तभी 3 दिन बीत चुके थे और किंग लिन के पास भी अब कम होने लगी थी। वो बीस्ट अपनी पूरी एनर्जी रिकवर कर वापस से जाग जाता है, लेकिन लकीली तब तक जियान की कल्टीवेशन भी पूरी हो चुकी थी। वो उस लेक से बाहर आता है और सिचुएशन संभाल लेता है। उसने एक ही हमले में उस फीमेल डेमोनिक पाइथन बीस्ट को हरा दिया था, साथ ही उसकी बॉडी को किंग लिन को रखने के लिए दे दिया था, क्योंकि किंग लिन ने इस बीस्ट सबसे ज्यादा मदद की। वैसे इसके बाद अब ये लोग वहाँ से आगे निकल चुके थे। अभी इस पार्ट की शुरुआत भी पिछले पार्ट के आगे से ही होती है। वो लोग वहाँ से सीधा एंशिएंट एरिया में आ चुके थे, जिस जगह को उस माउंटेन की सबसे सेफ जगह कहा जाता है, क्योंकि यहाँ बीस्ट नहीं आते। अभी जब ये लोग वहाँ पहुँचे तो सबसे पहले इनकी मुलाकात कुछ नॉर्मल हीलिंग पोशन सेलर से हुई, जो कि यहाँ मिलने वाले बीस्ट के होने का फायदा उठा रहे हैं। मतलब नॉर्मली अगर कोई भी यहाँ तक आया है तो उसका सामना रास्ते में कई सारे बीस्ट से जरूर हुआ होगा, जिस बीच कई लोग इंजर्ड भी हो जाते हैं, इसलिए उन्हें हीलिंग पोशंस या फिर हीलिंग पिल्स की जरूरत पड़ती है। तो ये लोग वही पिल्स थोड़े महंगे दामों पर बेच रहे हैं, लेकिन जियान या उसके किसी भी दोस्त को इन पिल्स की जरूरत नहीं थी, और जरूरत होती भी तो जियान खुद एक एल्केमिस्ट है, वो उन्हें पिल्स दे देता। इसलिए इन लोगों का ये बिजनेस जियान और उसके दोस्तों पर काम नहीं करता। जियान और अभी उसके सारे दोस्त वहाँ से सीधा आगे की तरफ आ चुके थे, जहाँ इस बीच इनकी नजर कई सारे लोगों पर पड़ती है, जो कि शायद अभी वहाँ थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले अभी वो सारे लोग भी यहाँ जियान को देख रहे थे। उनका ध्यान जियान पर इसलिए है क्योंकि वो जियान को नहीं जानते। उन्हें यून के बारे में पता है कि वो फ्लावर सेट की लीडर है, साथ ही उसके साथ जो फीमेल डिसाइपल्स थी उनके बारे में भी वो जानते हैं, लेकिन जियान को नहीं पहचानते। इसलिए वो सोच रहे थे कि आखिर ये लड़का कौन है जिसको सब फॉलो कर रही है, इसमें कुछ तो बात होगी। तभी फ्लावर सेट की लीडर भी इसके साथ है। हालांकि अभी जियान उन लोगों पर ध्यान नहीं दे रहा, वो ऐसे किसी सेक्ट से बिलोंग नहीं करते कि उन पर ज्यादा ध्यान दिया जाए। जियान की मेन नजर अभी आसपास ऐसे लोगों पर है जिनका वहाँ होना उसके लिए ठीक ना हो, मतलब जो आगे रास्ते में प्रॉब्लम क्रिएट करे। कुछ देर तो जियान के ऐसी किसी पर्सन से भी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन कुछ ही दूर आगे बढ़ने के बाद जियान को हेवन डेमन फिनिक्स क्लैन के लोग दिखे। हालांकि सबसे आगे वहाँ फेंग कीनर खड़ी हुई थी, जिसे जियान ने इग्नोर कर दिया और वहाँ से जाने लगा, जो देखकर फेंग कीनर को गुस्सा आ जाता है। उसी बीच जियान की नजर वहाँ एक दूसरे लड़के पर भी पड़ती है, जो कि जियो फेंग है, और ये हेवन डेमन फिनिक्स क्लैन का सक्सेसर भी है। हालांकि ये फेंग कीनर से थोड़ा उल्टा है, मतलब इसने जियान को देखा और इसे जियान और अपने क्लैन की हिस्ट्री के बारे में भी पता है, लेकिन फिर भी ये बीच में कुछ भी नहीं बोला था। अभी बस फेंग कीनर ही गुस्सा कर रही थी और कह रही थी कि तुमने सारे ड्रैगन फिनिक्स सोल ओरिजिन फ्रूट को चुराया था, जिस पर जियान कहने लगता है कि हमने उसे नहीं चुराया, वो पहले हमें ही मिला था, और चाहते तो तुम उसे छीन भी सकते थे, लेकिन तुम कमजोर थे इसलिए ऐसा नहीं कर पाए। अभी ऐसा जियान ने बिल्कुल बेखौफ कह दिया था, इसलिए जियो फेंग को भी जियान थोड़ा सा पसंद आ गया। मतलब वो जियान के इस बिहेवियर से थोड़ा इम्प्रेस लग रहा था। हालांकि जियान की इन बातों से अभी फेंग कीनर गुस्से में आ गई थी, इसलिए वो बिना कुछ सोचे समझे अपनी एनर्जी रिलीज करने लगती है, जो कि इस बात का साइन है कि वो जियान को लड़ने के लिए चैलेंज कर रही है। लेकिन ये चीज देखकर वहाँ यून क्वीन मेड्यूसा और पॉइजनस गर्ल ने भी अपनी एनर्जी रिलीज कर दी थी। मतलब अगर वो लोग लड़ना चाहते हैं तो वो ये जान जाए कि जियान अकेला यहाँ नहीं है। वैसे अभी जब इन लोगों ने अपनी एनर्जी रिलीज की तो इनकी एनर्जी जूना ने भी महसूस कर ली थी, जो कि किंग यांग के साथ यहाँ आई हुई है। वैसे उसके यहाँ आने का कारण भी वही बॉडी ट्री से रिलेटेड होगा, और ये चीज हमें आगे पता चलेगी। अभी के लिए यहाँ से सीन चेंज होकर वापस जियान पर आ चुका था। जैसे ही वहाँ फेंग कीनर ने अपनी एनर्जी रिलीज की तो उसे महसूस कर जियान उसका लेवल समझ गया और कहने लगा कि अच्छा तुम इसलिए लड़ने के लिए इतनी उतावली हो रही हो, तुमने लेवल इंक्रीज किया है तो अब डॉसोंग के 9 स्टार पर पहुंच चुकी हो, उसमें भी तुम प्रोग्रेस कर चुकी हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतना मुझे हराने के लिए काफी होगा।
और तुम्हारी जनरल नॉलेज के लिए बता दूं कि शायद अब तुम आगे कल्टीवेट भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि मुझे तुम्हारे बॉडी के मेरिडियंस ठीक नहीं लग रहे। ये बात फेंकिनर को ऑलरेडी पता है, हालांकि उसके पास पूरी नॉलेज नहीं है, लेकिन हमें यहाँ ये सारी बातें बताई जाती हैं कि जब ड्रैगन फिनिक्स लाइफ ओरिजिन फ्रूट को जियान और जिया अपने साथ ले गए थे, तो उस जगह से हेवन डेमन फिनिक्स क्लैन के लोग उस फिनिक्स की बोन को ले गए थे, जिसका इस्तेमाल उन्होंने लेवल इंक्रीज करने के लिए किया। साथ ही उस ओल्ड एंशिएंट कल्टीवेशन को भी उन बोन से बाहर निकाला, जिसे ये लोग एब्सॉर्ब करने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि हमें यहाँ पता चलता है कि फेंकिनर के अलावा जिन जिन लोगों ने इस चीज का ट्राई किया था वो अपनी जान गंवा बैठे हैं। मतलब सिर्फ फेंकिनर ही जिंदा बची है और उसके मेरिडियंस भी इस तरह से डिस्टर्ब हो चुके हैं कि शायद अब वो आगे कल्टीवेट ही ना कर पाए। वो 2 सॉन्ग के 9 स्टार पर ही अटकी रहेगी। इस सब का जिम्मेदार वो जियान को ही मानती है, इसलिए उसे अभी जियान पर गुस्सा आ रहा था। वो यहाँ जियान को ललकारते हुए कहती है कि सब तुम्हारी गलती है और इसके लिए तुम्हें सजा मिलेगी। हालांकि जब उसने ऐसा कहा तभी वहाँ जूनियर और किंग यांग आ गए। अभी किंग यांग को वहाँ देखकर खुद जियोफेंग भी बहुत ज्यादा शॉक था। इधर जूनियर सीधा जियान के पास आ गई थी। उसकी नजर वहाँ क्वीन मेडुसा पर भी पड़ती है और वो उसे बिना कहे सिर्फ नजरों से शुक्रिया भी कहती है जियान का ख्याल रखने के लिए। वैसे जियोफेंग अभी भी हैरान था किंग यांग को वहाँ देखकर, क्योंकि किंग यांग ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी का फर्स्ट जनरल है। हालांकि वो यहाँ है इस बात से जियोफेंग हैरान नहीं है, बल्कि वो जियान के साथ है इस बात से हैरान है। वो पूछता भी है कि आखिर तुम इस लड़के का साथ क्यों दे रहे हो। तो किंग यांग बताता है कि पहली चीज तो ये हमारी प्रिंसेस जूनियर का फ्रेंड है, और दूसरी चीज कि वो सिंग्यू पेविलियन का यंग मास्टर भी है, और साथ ही साथ जियाओ क्लैन का सक्सेसर भी है। अब नॉर्मल सी बात है, गू क्लैन और जियाओ क्लैन की बहुत पुरानी दोस्ती है, इसलिए वो जियान को सपोर्ट करेगा ही। हालांकि जियोफेंग कहने लगता है कि हमें इस चीज में नहीं पड़ना चाहिए, ये लड़ाई जियान और फेंकिनर की है, तो मैं चाहता हूँ कि वही इसे सुलझाए। जियान को इस चीज में प्रॉब्लम नहीं थी, और वैसे भी फेंकिनर अभी ज्यादा ही बोल रही है, इसलिए उसे चुप कराना जरूरी है, वरना इस तरह से खुद को वो ताकतवर समझती रही तो आगे जाकर फिर से प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। अभी यही सोचकर जियान ने अपनी पावर रिलीज कर फेंकिनर को लड़ने के लिए चैलेंज कर दिया। फेंकिनर भी तुरंत ही अपनी स्पेशल टेक्निक एक्टिवेट कर लेती है, जिसका वो हमेशा इस्तेमाल करती है। जियान उससे कहने लगता है कि इतना समय बीत गया लेकिन तुम कोई दूसरी टेक्निक नहीं सीख पाई, तुम एक ही घिसी पिटी टेक्निक का इस्तेमाल करती रहती हो। इतना कहकर जियान बहुत ही स्पीड के साथ वहाँ हवा में आकर उसे एक जोरदार चांटा लगाते हुए सीधा जमीन पर गिरा देता है। इस एक ही अटैक में, या यूँ कह लो कि एक ही थप्पड़ में, फेंकिनर की अकल ठिकाने आ चुकी थी। अभी उसे गुस्सा तो बहुत ज्यादा आ रहा था, लेकिन वो फिर से हवा में आकर लड़ने की हिम्मत नहीं करती। जियान कहने लगता है कि तुम अब समझ चुकी होगी कि तुम मुझे कभी नहीं हरा सकती। अभी बाकी सभी लोग इस चीज से बहुत ज्यादा हैरान थे और उन्होंने ये चीज बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं की थी। वैसे वहाँ जियान जियोफेंग को भी थोड़ा गुस्सा दिलाते हुए कहता है कि अगली बार अगर किसी को मुझसे लड़ना हो तो वो खुद आ सकता है, किसी लड़की के पीछे छुपने की उसे जरूरत नहीं। अभी जियोफेंग तो उससे थोड़ा भड़क गया, लेकिन वो यहाँ लड़ाई नहीं करता। वो कहता है कि अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो अगली बार तुम्हारा मुकाबला मुझसे ही होगा। वैसे इसके बाद जियान वापस यहाँ जूनियर और किंग यांग के पास आ गया था, जहाँ जूनियर जियान और बाकी सभी से कहती है कि अगर वो चाहे तो जिस जगह पर जूनियर और किंग यांग रुके हुए हैं उधर चल सकते हैं, वो जगह यहाँ से पास ही है। अभी जियान और बाकी सभी तैयार थे। ये लोग वहाँ चले गए जहाँ पर जियान जूनियर को सभी से इंट्रोड्यूस करा रहा था। वैसे जूनियर को क्वीन मेडुसा के बारे में पहले से ही पता है, लेकिन जब वो उसे हेलो कहती है तो क्वीन मेडुसा कहने लगती है कि तुम्हें मुझे क्वीन मेडुसा नहीं बल्कि काइलिन कहकर बुलाना चाहिए। ये क्वीन मेडुसा का रियल नेम है और इसी नाम से जियान उसे बुलाता है। वैसे इस बीच अभी जूनियर की नजर यान रैन पर भी पड़ती है, जिसे उसने तुरंत ही पहचान लिया था। लेकिन यहाँ उनकी बातचीत नहीं होती क्योंकि यान रैन जूनियर से नजरें नहीं मिला पा रही थी। वैसे अभी ये सब इंट्रोडक्शन कंप्लीट होने के बाद ये लोग काम की बात करते हैं। जूनियर बता रही थी कि वैली को पार करने के बाद ही हम बॉडी ट्री तक पहुँचेंगे, मतलब उस वैली को पार करना जरूरी है। जियान कहने लगता है कि अगर ऐसा है तो बाकी सभी लोग यहाँ क्यों रुके हैं? अगर सभी को ये बात पता हो तो वो लोग आगे क्यों नहीं बढ़ रहे? जिस पर जूनियर कहती है कि ये इतना आसान नहीं है, आगे कई हजारों की मात्रा में बीस इंतजार कर रही हैं। अगर बिना सोचे समझे आगे बढ़ा जाए तो शायद बॉडी ट्री तक कोई नहीं पहुंच पाएगा। जियान समझ गया कि सभी लोग इसलिए वहाँ रुके हुए हैं, लेकिन अगर ये बात है तो यहाँ से तो आगे बढ़ा ही नहीं जा सकता, मतलब किसी को तो पहल करनी होगी। जिस पर जूनियर कहती है कि ऑलरेडी कुछ लोग आगे जा चुके हैं, कई लोग तो लौट कर नहीं आए, लेकिन अभी एक इलाइट टीम गई है
जो कि पावरफुल है और लोग उम्मीद कर रहे हैं कि शायद वो इस वैली को पार कर लेगी। और अगर उनका भी कोई सिग्नल नहीं आया तो इसका मतलब सभी को साथ मिलकर काम करना होगा। वैसे अभी जब ये बात कर रहे थे इतने में ही वहाँ वैली की तरफ से आवाज आती है। पहले इन्हें लगा कि शायद ये कोई सिग्नल होगा, लेकिन इतने में ही इनकी नजर उन लोगों पर पड़ी जो कि वहाँ वैली के अंदर गए थे। वो वापस भागते हुए आ रहे थे और उनके पीछे कुछ फ्लाइंग पीस पड़े हुए थे। अभी वो लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे थे और भले ही बहुत सारे लोग गए थे, लेकिन उनमें से सिर्फ 2 ही जिंदा बच पाए हैं। और वो भी ज्यादा देर तक जिंदा नहीं बच पाते क्योंकि वो बीस्ट उन तक पहुंच ही गए थे। लेकिन इतने में ही सोल हॉल की डेमोनिक चेन्स ने उन बीस्ट को खत्म कर उन दोनों आदमियों को बचा लिया। ये काम हुन यू का था जो कि हुन क्लैन से बिलोंग करता है और हुन क्लैन का सक्सेसर भी है, या यूं कह लो कि होने वाला लीडर भी है। अभी वो सोल हॉल के कई सारे गार्ड्स के साथ था। उसने लोगों की मदद की, इसलिए वो लोगों से शुक्रिया कह रहे थे। वैसे जियान इसे नहीं जानता, इसलिए जूनियर इसका इंट्रोडक्शन जियान से कराती है, मतलब जियान को इसके बारे में बताती है। वैसे अभी हुन ने वहाँ आते ही सभी को अपनी तरफ करना शुरू कर दिया था। वो सभी से कह रहा था कि ये जगह सच में खतरनाक है और हम सब आगे बढ़ना चाहते हैं, इसलिए आपस में न लड़ते हुए हमें एक दूसरे का साथ देना होगा और एक अलायंस क्रिएट करनी होगी। अब सभी हुन क्लैन को अच्छी तरह से जानते हैं। उन्हें पता है कि हुन क्लैन और उनके किसी भी मेंबर पर भरोसा नहीं किया जा सकता। वो लोग अभी यही बात कर रहे थे कि अगर हम यहाँ से आगे बढ़ भी गए तो शायद ये वैली पार करने के बाद हुन खुद उन पर हमला कर दे और उन्हें मार दे। ये चीज हुन ने भी सुन ली थी। वो कहता है कि ट्रेजर जब मिलेगा तब तो सबके बीच में आपस में लड़ाई होगी, लेकिन वहाँ तक पहुँचना भी तो जरूरी है। अगर यही रुके तो ट्रेजर तक बिना पहुँचे मारे जाएंगे। वो ऐसा इसलिए कह रहा था क्योंकि अब सभी बीस्ट एंशिएंट एरिया में एंटर करना शुरू कर चुके थे। ये जगह सिर्फ इसलिए थी क्योंकि यहाँ कोई इंसान नहीं था, इसलिए सभी बीस्ट वहाँ वैली में रहना पसंद करते थे। अभी इतने सारे कल्टीवेटर्स यहाँ हैं जिनके एनर्जी और ब्लड की स्मेल से बीस्ट अट्रैक्ट हो रही हैं। अभी भले ही गिनती के कुछ बीस्ट यहाँ तक पहुँचे हैं, लेकिन जल्द ही सारे बीस्ट यहाँ आना शुरू हो जाएंगे। इसका मतलब जो इन बीस्ट से नहीं लड़ना चाहता उसे भी फाइट तो करनी ही पड़ेगी। ये बात सभी को सही लगती है। इस बीच हुन्यू कहने लगता है कि देखो, अगर आपको इस बात का डर है कि मैं आप लोगों को लीड करूंगा और मेरे इंस्ट्रक्शन सिर्फ मेरे ही क्लैन के लोगों के पक्ष में होंगे, तो हम ऐसा करते हैं कि कोई भी लीडर नहीं रहेगा, सिर्फ हम एक फॉर्मेशन बनाएंगे। उस फॉर्मेशन को सभी को फॉलो करना है, वो भी अपनी मर्जी से। मैं किसी को कुछ भी करने को नहीं कहूँगा, आपको बस साथ रहना है और हम इजीली इस वैली को पार कर लेंगे। यहाँ वो अभी एक एरो फॉर्मेशन की बात कर रहा था जिसमें सबसे आगे वो रहेगा। उसके बाद बाकी पोजीशंस पर उसके हुन क्लैन के कल्टीवेटर्स और बाकी जो लोग हैं दूसरे क्लैन वाले वो बीच में रहेंगे और बाकी सारे हुन क्लैन के कल्टीवेटर्स की मदद करेंगे। उन बीच को हराकर ये एरो फॉर्मेशन सीधा जाएगा और पूरी स्पीड से इस वैली को पार करेगा, जिससे इस वैली में बीच में इतने सारे बीस्ट हैं, उन सबसे लड़ने की जरूरत ना पड़े। सभी को ये आइडिया अच्छा लगा और सभी ये बात मान गए। सबसे पहले तो यहाँ हेवन टेमेन फिनिक्स क्लैन वालों ने हाँ कही थी। जियो फेंग ने तुरंत ही हाँ कर दी थी, जो सुनकर हुन्यू भी खुश हुआ और ये चीज देखकर बाकी क्लैन वाले भी जो इजीली मान गए। अभी जियान भी ये सुन रहा था। उसे पता है कि हुन्यू पक्का कोई ना कोई चाल चलेगा। अकेले आगे बढ़ने से अच्छा है इन लोगों के पीछे आगे बढ़ा जाए। वो यहाँ कहता तो कुछ नहीं है, लेकिन जब इनका वो एरो फॉर्मेशन शुरू होता है और ये लोग आगे बढ़ना शुरू करते हैं तो वो भी अपने दोस्तों को लेकर पीछे पीछे आगे बढ़ना शुरू कर देता है। जियान ने अपने दोस्तों से कह दिया था कि हम ज्यादा आगे नहीं बढ़ेंगे, मतलब हुन्यू और उसके लोगों से ये लोग अच्छी दूरी बनाकर रखेंगे, जिससे कि अगर बीच में कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए प्रिपेयर्ड रह सके। वैसे आधी रात से तक कोई प्रॉब्लम नहीं होती। रास्ते में जितने भी बीस मिल रहे थे सभी वो एरो फॉर्मेशन से टकराकर खत्म होते जा रहे थे और जो पीछे आ जाते हैं उन्हें बाकी के सेक्टर कल्टीवेटर्स मार देते। मतलब प्लान काम कर रहा था। जियान और उसके दोस्त भी पीछे थे। रास्ते में आ रहे बीस्ट को वो भी हटाते हुए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन इतने में ही अचानक हुन्यू अपने सभी साथियों से उस फॉर्मेशन को रोक देने का कहता है। वो लोग इसी फॉर्मेशन से उस वैली को पार कर सकते थे, लेकिन उसने बीच में उन्हें रोककर स्पीड बढ़ाने को कहा। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया तो वो जो बीस्ट थे जो एरो फॉर्मेशन से टकरा रहे थे उनमें से कई सारे बीस्ट पीछे की तरफ रह गए, जो कि अब बाकी कल्टीवेटर्स पर हमला करने लगे थे। उन्हें उन पावरफुल बीस्ट से फाइट करनी पड़ रही थी। अभी वो लोग हुन्यू की तरफ देखते हैं। इस पर हुन्यू जवाब देता है कि वो इस फॉर्मेशन को पूरे रास्ते तो बनाकर नहीं रख सकते, उनके पास इतनी पार नहीं है, इसलिए कुछ देर तक उन लोगों को इसी तरह से फाइट करनी होगी। जैसे ही उनकी एनर्जी रिकवर हो जाएगी तो वो फॉर्मेशन रिक्रिएट कर लेंगे। लेकिन ये सब एक बहाना था
और यहाँ बाकी पीछे के वो सारे कल्टीवेटर्स भी ये बात समझ चुके थे। वो लोग लड़ने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन वो बीस्ट इतने ताकतवर है कि वो उनसे नहीं लड़ पा रहे थे। इसी बीच हम जियान को देखते हैं। वहाँ ये लोग भी मस्त इजीली आगे बढ़ रहे थे, लेकिन जैसे ही वो स्टार फॉर्मेशन टूटा तो उनके पास भी एक बहुत पावरफुल बीस्ट आ पहुंचा, जो कि सबसे पहले जियान को टारगेट बनाते हैं। अब इस जियान को बचाने के लिए सभी एक एक कर आगे आ रहे थे। क्वीन मेड्यूसा ने भी अपनी पावर दिखाते हुए उस बीस्ट पर हमला किया, लेकिन उसका अटैक भी उस बीस्ट को चोट नहीं पहुंचा पाया। यही वजह थी कि जूनियर ने कहा था कि यहाँ के बीस्ट सच में बहुत ही पावरफुल है। अभी उस बीस्ट ने मेन टारगेट जियान को चुन रखा था, इसलिए वो बाकी सभी को इग्नोर करते हुए सीधा जियान के पास आकर फिर से हमला करने लगता है। इस बीच जूनियर और किंग यांग दूर से उस पर हमला करते हैं। यहाँ उन्होंने अटैक तो बहुत पावरफुल किए थे, लेकिन उनके अटैक उस बीस्ट को ज्यादा डैमेज नहीं पहुंचा पाए और वो फिर से जियान पर हमला करने लगा, जो देखते हुए पॉइजनस गर्ल एक पॉइजन फॉर्मेशन क्रिएट करती है, जिससे पॉइजन की बारिश हो रही थी। इस पॉइजन से वो बीस्ट तक कुछ पल के लिए डिस्ट्रैक्ट हो गया। ऑलरेडी बाकी सभी के अटैक से वो थोड़ा डैमेज था और अब उस पॉइजन की वजह से वो ज्यादा तेज मूव नहीं कर पा रहा था। इस चीज का फायदा जियान ने उठाया। उसने तुरंत ही अपनी हेवी रूलर बाहर निकाली और एक जोरदार हमले के साथ उस बीस्ट का काम वही तमाम कर दिया। हालांकि इसके बाद जब वो आसपास देखता है तो वहाँ ना कोई बीस्ट था, ना ही वो सारे कल्टीवेटर्स जो कि पहले उन बीस्ट से लड़ रहे थे। बस वहाँ नीचे कई सारी डेड बॉडीज पड़ी हुई थी, जिनका जिम्मेदार हुनियू है। जियान को भी गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन इस चीज में गलती कुछ हद तक उन लोगों की भी थी। उन्हें इस तरह से आंख बंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए था। पर अब प्रॉब्लम में तो ये लोग भी फंस चुके हैं और इस प्रॉब्लम से ये कैसे बाहर निकलेंगे, ये चीज हमें अगले पार्ट में पता चलेगी, क्योंकि ये पार्ट अभी इसी के साथ यही एंड होता है।